क्या कोस्ट बुक कीपिंग को कवर करने के लिए भी आपको कोस्ट शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बिना कोस्ट शीट के फॉर्मेट को याद किए इस चैप्टर को करना और इसके अगले चैप्टर रिकंसिलिएशन को करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो आपको पहले क्या याद रखना पड़ेगा, कोस्ट शीट का फॉर्मेट। क्या होता था बेटा कोस्ट शीट का फॉर्मेट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। हाँ जी बेटा, सबसे पहला खर्चा हमारे पास होता था बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब जो माल आपके पास पहले से पड़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में हम ऐड करेंगे साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर, सुपरविजन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये सभी खर्चे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, माल बनाने के लिए किया हुआ टोटल खर्चा। लेकिन अगर इसमें से कुछ माल अधूरा रह गया तो उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बिकने लायक अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये वो माल की कॉस्ट है जो बिकने लायक है, बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने के लिए बेटा हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऐड करने, इसमें ऑफिस का डेप्रिसिएशन आ सकता है, ऑफिस के कोई इक्विपमेंट हो सकते हैं उसके खर्चे आ सकते हैं, मैनेजर की और डायरेक्टर की सैलरी आ सकती है, प्रिंटिंग या स्टेशनरी खर्चे आ सकते हैं। ऑफिस के सारे खर्चे ऐड करने के बाद आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो माल बनाया है उसकी कॉस्ट, जबकि हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बिक गया है उसकी कॉस्ट। आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आएगा सेल्स। ये था हमारे पास बेटा फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट की हेल्प से बेटा हमने कोस्ट बुक कीपिंग भी सीखनी है। कोस्ट बुक कीपिंग क्या है बेटा, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर अपने लेजर्स बनाते थे, जर्नल एंट्री करते थे, लेजर अकाउंट बनाते थे, कोस्ट बुक कीपिंग के अंदर आपने वही के वही लेजर बनाने। लेकिन लेजर बनाने के लिए आपको पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स वाली जो एंट्रीज होती थी उसको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर कोस्ट अकाउंट में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे, फिर हमारे पास अपने कोस्ट अकाउंट तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोस्ट अकाउंट्स में अकाउंट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो मेथड है हमारे पास, एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक है नॉन इंटीग्रेटेड। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है बेटा, अभी अपने नोटबुक के अंदर आप अपने पेज को बेटा दो हिस्सों में बांटे और हेडिंग बनाए डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। Difference between integrated and non-integrated system. Integrated and non-integrated system. हाँ जी, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो बेटा नोटबुक को बीच में से हम पार्टीशन करेंगे बेटा दो हिस्सों में, है ना। पहला पार्ट बनाओगे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा पार्ट बनाओगे इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। सर ये कैसे नाम है नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है जब कोस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर किए जाएं, कोस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर किए जाएं, तो बेटा वो कौन सा सिस्टम होता है, नॉन इंटीग्रेटेड। दोनों को अलग अलग बनाया जा रहा है। और जब आप बेटा दोनों सिस्टम्स को एक साथ बनाओगे तो वो कौन सा सिस्टम बनेगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम। कोस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सेम लेजर से बनेंगे, कॉमन सेट ऑफ बुक्स। एक बारी वेजेस का अकाउंट बना दिया, फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी उसी को यूज कर रहा है और कोस्ट अकाउंटेंट भी उसी को यूज कर रहा है। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कोस्ट अकाउंटेंट अपने लेजर्स अलग प्रिपेयर करेगा और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपने लेजर्स अलग प्रिपेयर करेगा। पॉइंट समझ में आता है? तो अपना बेटा फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखना है, पहले नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के नीचे लिखेंगे अंडर दिस सिस्टम separate set of books
आर प्रिपेयर्ड, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिख रहे हैं बेटा, अंडर दिस सिस्टम, under this system separate sets of books are prepared for cost accounts and financial account. बेटा हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिख रहे हैं, under this system separate sets of books are prepared for cost accounts and financial accounts. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की जगह बेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा, कॉमन सेट ऑफ बुक्स बनेंगे, कॉमन, दोनों लेजर एक साथ प्रिपेयर किए जाएंगे। तो लिखो इसके बारे में, अंडर दिस सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिखना बेटा हमने, अंडर दिस सिस्टम कॉमन सेट्स ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अंडर दिस सिस्टम कॉमन सेट्स ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कि अलग अलग लेजर आप प्रिपेयर नहीं करोगे बेटा, कॉमन लेजर बनाए जाएंगे, एक बार जो लेजर बना दिया वही का वही हम उसको यूज करने वाले, दोनों लेजर, दोनों सेट के अंदर, फाइनेंशियल में भी और कॉस्ट में। ठीक है जी। सेकंड डिफरेंस लिखना है बेटा हमने सेकंड पॉइंट में। देखो जब बेटा हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट की बात करते हैं तो उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि राम से माल खरीदा है कि श्याम से माल खरीदा है, क्योंकि वो एंट्री पूरी करता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसे दिए नहीं दिए, इस सारे काम से उसको बड़ा मतलब रहता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट को। कोस्ट अकाउंट को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। कोस्ट अकाउंटेंट को कोस्ट से मतलब है, माल आया है 1 लाख रुपए का है, काम खत्म, किससे आया है, पैसे दिए नहीं दिए, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम बात करें बेटा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की, कौन सा सिस्टम की बात कर रहा हूं अभी मैं, नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में कोस्ट अकाउंटेंट अपना काम अलग से कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना काम अलग से कर रहा है। अब जब कोस्ट अकाउंटेंट ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रखी है, भाई मैं अपने लेजर खुद बनाऊंगा, तो वो सिर्फ उतनी लेजर बनाएगा ना जिसकी उसको जरूरत है। क्या उसको राम श्याम मोहन बैंक इनकी जरूरत है? कोस्ट अकाउंटेंट को चाहिए नहीं, पैसे दिए नहीं दिए, देने थे तो किसको देने थे, उसको कोस्ट ढूंढने से मतलब। तो वो राम श्याम मोहन बैंक के खाते नहीं बनाएगा, वो किसी भी प्रकार के पर्सनल नेचर के अकाउंट को क्रिएट नहीं करता, लेकिन एंट्री तो कंप्लीट करनी है ना। अब मैंने माल तो खरीद लिया, मैं कोस्ट अकाउंट में बोलो मैं राम श्याम मोहन का खाता नहीं बनाऊंगा, माल खरीदा है, एंट्री तो करनी है। एंट्री में क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब राम से माल खरीदा, एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या राम करना नहीं है ना, राम का लेजर बनाना नहीं है, चाहिए नहीं, क्योंकि राम का लेजर बनाओगे तो श्याम मोहन एक्स वाई जेड ए बी सी सबके लेजर बनाने पड़ेंगे, और मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ना वो लेजर राम श्याम मोहन के। एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसी फिर जब मैं सेल करूंगा, मैंने शाम को सेल करी, मतलब इवनिंग में नहीं, एक व्यक्ति शाम को मैंने सेल करी और मैंने एंट्री करी शाम अकाउंट डेबिट, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो एंट्री कर देता शाम अकाउंट डेबिट टू सेल। कोस्ट अकाउंटेंट क्या करे, उसको तो शाम का अकाउंट का मतलब ही नहीं, उसको चाहिए नहीं शाम का अकाउंट, वो क्या लिखेगा, टू सेल तो पता है, डेबिट क्या करूं, कहां से, फिर इसका मतलब उतने ही लेजर और खोलने पड़ेंगे, जहां पे आया जहां से गया हर बारी मेरे को उतने ही लेजर खोलने पड़ जाएंगे मेरे भाई। तो क्या फायदा हुआ, फिर इससे बड़े तो राम श्याम मोहन का खाता खोल लो। क्या करेगा वो इन सारे अकाउंट की जगह पर, क्योंकि उसने देखो अपने, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको अपना ट्रायल बैलेंस भी तो टैली करना है। सिर्फ क्रेडिट कर देगा तो ट्रायल टैली नहीं करेगा, सिर्फ डेबिट वाली एंट्री पास कर देगा तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए वो क्या करता है, इन सारे पर्सनल अकाउंट्स की जगह एक ही कॉमन अकाउंट चला देगा, उसका नाम कुछ मर्जी रख दो। वैसे हम यहां पर क्या रखते हैं, उसका नाम हम रखते हैं बेटा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम रखते हैं इसका, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA। परचेज के लिए माल आया, शाम से आया राम से आया कोई फर्क नहीं पड़ता, परचेज अकाउंट डेबिट टू GLA, बैंक से पैसे भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू GLA। ना मैं राम का, ना शाम का, ना बैंक का कोई खाता क्रिएट मैं करने वाला नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो राम श्याम मोहन बैंक की जगह पर आपको सिंगल अकाउंट चलाना, जितनी बार भी मन करे ना डेटर लिखना है, डेटर लिखना है, उसकी जगह क्या लिख देना, GLA। जितनी बार भी मन करे क्रेडिटर लिखना है, क्रेडिटर लिखना है, उसकी जगह क्या लिख देंगे, GLA। जितनी बार भी मन करेगा बैंक लिखना है, बैंक लिखना है, क्या लिखोगे, GLA। कोई भी पर्सनल नेचर के अकाउंट की एंट्री हमने नहीं करनी, इन सब की जगह एक कॉमन अकाउंट बना लिया जाएगा, और कॉमन अकाउंट का नाम क्या है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो कौन से सिस्टम के अंदर बात हो रही है, नॉन इंटीग्रेटेड में। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखो जी, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के नीचे लिखेंगे, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम नो पर्सनल नेचर अकाउंट, नो
personal nature account will be prepared under this system. No personal nature account will be prepared. ब्रैकेट में कौन कौन से खातों के बारे में बात करें? बैंक, डेटर एंड क्रेडिटर्स. तो ब्रैकेट में लिख लो बैंक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. और इन सबकी जगह कौन सा खाता यूज होगा उसके बारे में भी लिखेंगे इसी के आगे. इंस्टेड a common account called as general ledger adjustment account GLA will be used. Instead a common account general ledger adjustment account will be used. ठीक है जी, GLA. ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हो रहा है. इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा सर? इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो दोनों एक साथ बैठे, यहीं पे कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है, यहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटेंट बैठा है. फाइनेंशियल अकाउंटेंट राम श्याम मोहन के खाते बना रहा है, उसको तो चाहिए ना. कॉस्ट अकाउंटेंट देख रहा, अच्छा राम श्याम मोहन का खाता बना रखा है, मुझे भी एंट्री करनी है. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम तो मैं करता नहीं, मैं तो जीएलए लिख देता हूं. जीएलए की रिक्वायरमेंट मुझे क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं राम श्याम मोहन बैंक का खाता बनाना ही नहीं चाहता. इसीलिए मैंने क्या जिम्मेदारी उठाई, मैंने कहा सबकी जगह पे एक खाता बना लूंगा. एक खाता बना लूंगा, एक अकाउंट कौन सा बना लूंगा? GLA बना लूंगा. लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा पड़ोसी बैठ के ऑलरेडी राम श्याम मोहन का खाता बना रहा है. मैंने कहा मैं एक भी क्यों बनाऊं, मैं GLA भी क्यों बनाऊं? ये तो बना ही रहा राम श्याम मोहन. मैं एंट्री में लिख देता हूं राम लेजर ये बना रहा है, मैं एंट्री में लिख देता हूं श्याम लेजर ये बना लेगा, मैं एंट्री में लिख दूंगा बैंक लेजर ये बना लेगा. अब तो मुझे GLA भी बनाने की जरूरत नहीं है. ये ना कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिकली सोच सकता है, तुम सवालों में नहीं सोच सकते. सवालों में तो तुमको बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, डेटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो तुम ही कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम ही फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो. हमको तो बनाने पड़ेंगे लेजर. लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो देखे तो राम श्याम मोहन का अकाउंटेंट कौन है? ऑलरेडी अकाउंट्स कौन बना रहा है? फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहा है, अकाउंटेंट बना रहा है. तो कॉस्ट अकाउंटेंट को तो अब GLA भी क्यों बनाना है? उसके लेजर यूज करेगा. अपनी एंट्री परचेज सेल वाले सारे खाते बना लिए, सारे एक्सपेंसेस वाले अकाउंट बना लिए, राम श्याम मोहन के खाते यहां से ले लिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों ने कॉमन सेट ऑफ बुक्स यूज करने. यहां पे बन रहे मैं यूज कर सकता हूं. मैं वेजेस का अकाउंट बनाऊंगा, ये यूज कर सकता है. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा? इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो सर और मौज हो गई. अब तो आपको GLA बनाने की भी जरूरत नहीं है. आप बैंक डेटर क्रेडिटर लिख दो, लेजर कौन बना लेगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट बना लेगा. पेपर में मुझे ही बनाने लेगी. ठीक है, पेपर में कोई फाइनेंशियल अकाउंटेंट तुम्हारे साथ अलग से नहीं बिठाया जाएगा. तुम ही कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम ही फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, तुम नहीं बनाना है. ठीक है जी, लिखो इसके बारे में. इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर लिखेंगे बेटा. हाँ जी, all personal nature accounts ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? बैंक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. all personal nature accounts, bank, debtor and creditors can be used क्या GLA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर इसमें क्यों पड़ेगी हमको GLA की रिक्वायरमेंट? कई बार क्या होगा, सवाल में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, आपको वहां पे मटेरियल का अकाउंट नजर आएगा, फिनिश गुड्स का अकाउंट नजर आएगा, बड़े सारे खाते नजर आएंगे. खाता नजर आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का. अगर आपको GLA का अकाउंट नजर आ रहा है, कौन सा अकाउंट? GLA का अकाउंट नजर आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम है? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. GLA का अकाउंट ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम है? इंटीग्रेटेड सिस्टम. ठीक है, थर्ड पॉइंट और लिखेंगे बेटा. 3 डिफरेंस हमने लिखने हैं, बस थर्ड डिफरेंस अब लिखेंगे. देखो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट अपने प्रॉफिट अलग कैलकुलेट कर रहा है, अपने खाते अलग बना रहा है. फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपने प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट कर रहा है, अपने खाते अलग से बना रहा है. तो दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? बड़े सारे कारण हो सकते हैं. हमने पिछले कोस्ट शीट के अंदर भी नोट नंबर 1 लिखा था कि कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ चीजें लेनी ही नहीं है. डोनेशन, डिविडेंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें हम कोस्ट शीट में लेते ही. कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट. जबकि फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ये सारी चीजें ले रखी होंगी, आपने तो ले नहीं रखी. जब कॉस्ट अकाउंटेंट ने बेटा कुछ खर्चे ही नहीं लिए, तो फाइनेंशियल अकाउंट के साथ उसका प्रॉफिट मैच कर जाएगा क्या? नहीं करेगा. प्रॉफिट में डिफरेंस होती है, तो एक कारण है. हम अभी नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे रिकंसिलिएशन, वहां पर बड़े सारे कारण हम डिस्कस करेंगे. तो कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट जब अपने खाते अलग अलग बनाते हैं, तो मैं अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करता है.
तो मेरे प्रॉफिट यानी कि कोस्ट अकाउंटेंट वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो ऐसा हो सकता है कि अलग आए फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के प्रॉफिट से। फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोले कि 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, कोस्ट अकाउंटेंट बोल सकता नहीं 1-10 का है, बोल सकता है। दोनों के प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं और उसके पीछे बड़े सारे कारण होंगे, लेकिन ये कब बोलेंगे जब दोनों अलग अलग बैठ के काम कर रहे हैं। और अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोनों के प्रॉफिट अलग अलग हो सकते हैं, और अगर प्रॉफिट अलग अलग होंगे तो फिर आपको इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हमको टॉपिक सीखना पड़ेगा, अगला चैप्टर करेंगे फिर हम वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में दोनों साथ में बैठे कह रहे अच्छा तूने ये वाला खाता बनाया मैं भी लिख लेता हूँ, वो भी देख रहा अच्छा आपने ये वाला खर्चा लिख लिया मैं भी लिख लेता हूँ। अब दोनों ने सेम लेजर यूज कर रखे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, सेम लेजर यूज करेंगे, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आ ही नहीं सकते, दोनों के प्रॉफिट सेम आएंगे। और जब प्रॉफिट ही सेम आएंगे तो क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? समझ में आ गई बात? इसी बारे में हमने एक नोट पॉइंट लिखना बेटा, थर्ड पॉइंट। पहले आप बेटा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर लिखोगे, अंडर दिस सिस्टम profits as per cost accounts, under this system profits as per cost accounts may not agree with the profits as per financial accounts. Under the system profits as per cost accounts may not agree with the profits as per financial accounts. Hence a reconciliation statement is required. Hence a reconciliation statement is required. इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या लिखेंगे? क्या कोई प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा? नहीं, तो सीधी बात लिख देंगे बेटा वहीं पर ही, देयर विल बी नो डिफरेंस। इंटीग्रेटेड सिस्टम में लिखेंगे बेटा देयर विल बी नो डिफरेंस in the profits as per cost accounts and financial accounts. There will be no difference in the profits as per cost accounts and financial accounts. And no reconciliation statement is required. And no reconciliation statement is required. चलो ये तो हो गया बेटा डिफरेंसेस कि हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहले जो बेटा हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो नॉन इंटीग्रेटेड के हिसाब से सीखेंगे, सवाल भी जो हम करेंगे वो नॉन इंटीग्रेटेड के करेंगे, ठीक है। अब चित्र को ध्यान से समझें बेटा, जो डायग्राम अभी बनने वाला है ये इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बस यही कॉन्सेप्ट है। इस चित्र को अगर ध्यान से समझ लोगे तो सवाल बड़े आसान लगेंगे, ठीक है। बस अब ध्यान से समझना है। हाँ बेटा, बेटा हम कोस्ट शीट बनाएंगे। जो ऊपर वाली जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये यहां पर पूरी कोस्ट शीट बननी है, ठीक है जी।
ये पूरी कोस्ट शीट की लाइन है। तो जैसे जैसे हम कोस्ट शीट में आगे बढ़ते थे, सबसे पहले पहले आप डायरेक्ट खर्चे लेते हो, प्राइम कॉस्ट आती है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो पूरी जो चित्रकारी है ये पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ सेल तक आपको लेके जाएगी, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन ऊपर डायग्राम में चलने वाली। सबसे पहले बेटा हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की एंट्री तुम मुझे बताते जाओगे, मैं उसको कन्वर्ट करते जाऊंगा कॉस्ट अकाउंट्स की एंट्री में, और ऊपर बननी है कोस्ट शीट। तो चलेंगे कोस्ट शीट के हिसाब से। कोस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहला खर्चा क्या होता था? रॉ मटेरियल। और खर्चों में भी रॉ मटेरियल का मतलब कौन सा? रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आप जब अपनी कोस्ट के अंदर खर्चे को शामिल करोगे तो वो खर्चा कौन सा होना चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए। लेकिन कंजम्पशन तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ, ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले माल खरीदना भी तो पड़ेगा। तो बेटा आपके पास सप्लायर है, ठीक है जी, सप्लायर से आपने माल मंगाया। फाइनेंशियल अकाउंट्स में बेटा अगर ये माल मंगवाया जाता तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू, उधार होएगा तो क्रेडिटर, कैश में होएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री कर लोगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में तो हम तो बेटा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ ये चित्र सीख रहे हैं अपना। अभी हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो नॉन इंटीग्रेटेड के हिसाब से सीख रहे हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या आप क्रेडिटर या बैंक लिख सकते हो यहां पर? नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? GL। तो आप यहां पर करोगे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू GL। लेकिन यहां पर हम परचेज का अकाउंट भी नहीं बनाते बेटा, हम कॉस्ट अकाउंट में परचेज की जगह अकाउंट बनाते हैं स्टोर का। किसका अकाउंट बनाते हैं? तो जब स्टोर में माल आएगा तो स्टोर ही डेबिट हो जाएगा, और स्टोर से जब माल जाएगा तो स्टोर ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट नहीं करनी अलग से, स्टोर को डेबिट करेंगे। माल आएगा स्टोर बढ़ जाएगा, स्टोर डेबिट, माल चला जाएगा स्टोर घट जाएगा, स्टोर क्रेडिट। तो पहली एंट्री होगी बेटा आपके पास स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक या GLA। तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA पहली एंट्री की चीज के माल आने की, माल कंज्यूम नहीं हुआ अभी माल मंगाया है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA। फिर इसमें से बेटा कुछ माल कंजम्पशन के लिए चला जाएगा बेटा, ये फैक्ट्री मान के चलो अपनी, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, यहां पर हम काम कर रहे हैं। अब कोस्ट शीट बननी है बेटा, कोस्ट शीट में सबसे पहले पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा डालना होता है। कौन सा खर्चा डालना होता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो बेटा अगर जो खर्चा डायरेक्ट है, सभी डायरेक्ट खर्चे प्राइम कोस्ट का पार्ट बनते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सभी डायरेक्ट खर्चे किसका पार्ट बनते हैं? प्राइम कोस्ट। तो मान लेते हैं इस वाले बॉक्स का नाम प्राइम कोस्ट है, जो कि असली में नहीं है, सिर्फ अब स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए मान रहे हैं कि इस बॉक्स का नाम क्या है? प्राइम कोस्ट। मुझे ये बॉक्स के अंदर टोटल प्राइम कोस्ट क्रिएट करनी है। पहला खर्चा, आपने माल स्टोर के अंदर मंगा लिया, एंट्री होगी स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA। स्टोर में माल आ चुका है, अब स्टोर में से माल कंजम्पशन के लिए जा रहा है। अब वो मटेरियल जो हो सकता है बेटा, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट है तब तो प्राइम कोस्ट का पार्ट है, और अगर वो इनडायरेक्ट है तो किसका पार्ट है? वो फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर वो डायरेक्ट है तो प्राइम कोस्ट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। यही तो कोस्ट शीट का फॉर्मेट था, जो कोस्ट शीट चली थी बेटा, वही की वही कैलकुलेशन चलेगी यहाँ पर। तो जो जो डायरेक्ट खर्चा है वो प्राइम कोस्ट में चला जाएगा। तो बेटा जिसके पास खर्चा चला गया वो डेबिट हो जाएगा, जिसके पास से गया वो क्रेडिट हो जाएगा। स्टोर में जब माल आएगा तो हमने स्टोर को डेबिट कर दिया था, अब स्टोर से माल जब चला जाएगा तो फिर हम स्टोर को क्रेडिट कर देंगे। तो स्टोर तो क्रेडिट हो जाएगा, माल चला गया, लेकिन कुछ डेबिट भी तो करना पड़ेगा एंट्री कंप्लीट करने के लिए। माल कहां गया? सर वो प्राइम कोस्ट का पार्ट बन गया, मटेरियल कंज्यूम हो गया, अब वो कौन सी कोस्ट का पार्ट बन गया है? प्राइम कोस्ट का। तो पहली एंट्री बनेगी बेटा प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टोर। माल आया था, एंट्री हुई थी स्टोर टू GLA। अब माल कहां पर है? GLA में थोड़ी है, स्टोर में है, तो स्टोर से निकलेगा और कहां पर जाएगा? प्राइम कोस्ट में। तो एंट्री बनेगी प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टोर। और अगर मान लो वो इनडायरेक्ट है तो वो भी प्राइम कोस्ट में नहीं जाएगा, पहले किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर, स्टोर में से माल जाएगा तो स्टोर में तो क्रेडिट होना है, ये बात तो पक्की है, लेकिन जहां जाएगा चार्ज वहां से होगा। सर अगर वो डायरेक्ट है तो प्राइम कोस्ट में जाके जुड़ जाएगा, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ देंगे। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 3 एंट्री सीखी है सर। माल मंगाएंगे, पहली एंट्री स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA। माल अगर डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा तो प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टोर, इनडायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर। थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी बेटा, सिर्फ इस फॉर्मेट तक अपना कंसंट्रेशन पूरा बना के रखना है। ये फॉर्मेट अगर ये चित्रकारी अच्छे से समझ में आ गई, एंट्री पकड़ में आ जाएंगी, किसी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, तो 3 एंट्री हो गई। अब प्राइम कोस्ट तक पहुंचने के लिए बेटा आपने डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो जोड़ दिया है, प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा खर्चा क्या होता था कोस्ट शीट में?
अरे प्राइम कोस्ट तक पहुंचो तो सही, अभी तो प्राइम कोस्ट ही पूरी नहीं आई भाई। डायरेक्ट मेटल के बाद क्या लिखते थे? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर नहीं। हाँ तो वो चलो ना, अभी तो बोला खर्चा कहाँ लिखा है अभी तो। दूसरा खर्चा बेटा हमारे पास है वेजेस। हर खर्चे की ना दो दो एंट्री होती है। जैसे एक बारी खर्चा करने की, फिर चार्ज करने की, पेमेंट करने की, चार्ज करने की। जैसे आपने माल मंगाया सर, माल खरीद लिया, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जीएल। ऐसी अगर आपने मान लो वेजेस की पेमेंट करी, फाइनेंशियल अकाउंट में अगर आप होते तो वेजेस की पेमेंट करते क्या एंट्री करते? फाइनेंशियल अकाउंट में वेजेस की एंट्री की, वेजेस की पेमेंट की क्या एंट्री करते सर? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहां पर बैंक तो नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अब वेजेस डेबिट तो हो गए। मान लो आपने 1 लाख के वेजेस दे दिया, उसमें से 40,000 के डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट है, 60,000 के डायरेक्ट है। तो जो बेटा आपने 1 लाख की पेमेंट तो कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएल है, ये पेमेंट की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होती है चार्ज की एंट्री। अब मान लो इस 1 लाख में से जो 60,000 डायरेक्ट है बेटा, वो तो किसका पार्ट बनेगी? प्राइम कोस्ट का। और जो इनडायरेक्ट है वो किसका पार्ट बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी पहले हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए, 1 लाख की वेजेस डेबिट हो गए। इस 1 लाख में से 60,000 डायरेक्ट है, वो किसका पार्ट बन जाएंगे जाकर के? प्राइम कोस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो बेटा एंट्री हो जाएगी प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू वेजेस। जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो किसका पार्ट बन जाएंगे जाके? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो जो वेजेस पहले डेबिट हुए थे पे करते ही, वो चार्ज हो जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तुम करते हुए आए हो। 11वीं क्लास में जब सैलरी की एंट्री होती थी तो क्या करते थे सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो होती थी पेमेंट की एंट्री। फिर जब साल खत्म होता था, पी&एल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखते नहीं थे टू सैलरी। ये क्या है? ये भी तो एंट्री है, पी&एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये चार्ज की एंट्री होती है बेटा। तो एक खर्चे के पेमेंट की एंट्री होती है और एक खर्चे के चार्ज की एंट्री होती है। हाँ जी। तो बेटा स्टोर से माल अगर डायरेक्ट गया तो प्राइम कोस्ट पे चला जाएगा, इनडायरेक्ट गया तो फैक्ट्री ओवरहेड में। ऐसी फिर आपने वेजेस की पेमेंट करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अगर वो डायरेक्ट गए तो कहां पर? प्राइम कोस्ट पे। इनडायरेक्ट गए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स पे चली जाएगी। कितनी एंट्री कर ली अब तक हमने? 6। माल खरीदने की, माल डायरेक्ट कंज्यूम हो गया, माल इनडायरेक्ट कंज्यूम हो गया। वेजेस की पेमेंट की, वेजेस डायरेक्ट कंज्यूम हो गए, वेजेस इनडायरेक्ट कंज्यूम हो गए। तो अभी तक आपकी प्राइम कॉस्ट में 2 खर्चे आ चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी क्या? या एक खर्चा और भी अभी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पहले पेमेंट की एंट्री बताओ सर। पेमेंट की एंट्री सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू जीएलए। जैसे आपने मटेरियल की एंट्री कर दी, स्टोर डेबिट टू जीएलए। जैसे आपने वेजेस की एंट्री कर दी, वेजेस डेबिट। तो कोई भी खर्चे की पेमेंट की एंट्री जब फाइनेंशियल अकाउंट में करते हो तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, यहां पे खर्चा अकाउंट डेबिट टू जीएलए होता है। ठीक है। अब जो मटेरियल था बेटा, उसमें से 2 हिस्से निकले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेजेस थे, उसमें से भी 2 हिस्से निकले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से भी 2 हिस्से निकाल सकते हो? हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से 2 हिस्से निकाल सकते हो कि नहीं? सर ये तो है ही डायरेक्ट, इसमें से कैसे इनडायरेक्ट निकाल दोगे? नाम क्या लिखा हुआ है? इसमें से 2 हिस्से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका अकाउंट भी नहीं बना रहा, मैं सीधा सीधा इसकी डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा, वेजेस और लेबर का, मटेरियल का आपको अलग अलग करना पड़ता है। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, इसलिए स्टोर का अकाउंट बनाना जरूरी है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस का अकाउंट आप इग्नोर कर सकते हो। कैसे? एक एंट्री करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए। और क्योंकि सारा का सारा खर्चा कैसा है? डायरेक्ट, तो ये सारा का सारा किसका पार्ट बनेगा? प्राइम कोस्ट का। तो इसने पूरा का पूरा चार्ज हो जाना है प्राइम कोस्ट से। मान लो आपने 100 रुपए का खर्चा करा, तो 100 रुपए डेबिट हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू जीएलए। और फिर यही के 100 रुपए पूरे के पूरे किसका पार्ट बन जाएंगे जाके? प्राइम कोस्ट का। तो एंट्री बनेगी बेटा प्राइम कोस्ट डेबिट टू। अब क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपए से डेबिट हुए थे, 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएंगे, काम खत्म। आपकी नेट एंट्री क्या बनी? प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू जीएलए। आप कॉमन एंट्री कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। किसमें? उसमें आप खाता कैंसिल नहीं कर सकते ना, उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एलोकेशन है ना, इसमें से तो है ही नहीं। तो जितना डायरेक्ट है वो पूरा का पूरा प्राइम कोस्ट में ही जाना है। आपको मन कर रहा है सर, हमको तो मन कर रहा है, तो खाता बनाएंगे, बनाओ। 2 एंट्री करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए और दूसरी एंट्री प्राइम कोस्ट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अभी तो शुरू शुरू हो रहा है ना, इसलिए मन कर रहा है सर एक खाता बना लेंगे तो क्या दिक्कत है। हमको हो सकता है एक सवाल के अंदर अभी तो बड़े सारे खाते सीखने, तो बना सकते हैं, कोई मना नहीं है उसमें।
तो क्या इस एंट्री के बाद, डायरेक्ट खर्चे की एंट्री के बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बेटा आप क्या एंट्री करोगे? हम सीधी एक ही एंट्री कर देंगे, प्राइम कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू GLA। ये कंबाइंड एंट्री होगी हमारी। अब मेरी प्राइम कॉस्ट के अंदर, प्राइम कॉस्ट वाले अकाउंट के अंदर प्राइम कॉस्ट एक्चुअल में आ चुकी है, आ चुकी है ना? आगे बताओ कॉस्ट शीट के अंदर क्या होता था? फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने पड़ते थे। तो प्राइम कॉस्ट आपके पास ये रही, और इस प्राइम कॉस्ट के अंदर अब आपको क्या ऐड करने पड़ेंगे? क्या ऐड करने पड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड मुझे जोड़ने पड़ेंगे। जैसे ही प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते तो फिर हमारे पास क्या आती है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आती है? ग्रॉस फैक्ट्री। फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एक एडजस्टमेंट करते हो, ऐड करते हैं ओपनिंग WIP लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना? तो बेटा ये जो प्राइम कॉस्ट वाला अकाउंट था ना, इस अकाउंट का नाम प्राइम कॉस्ट नहीं है, इस अकाउंट का नाम है WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस, जहां पर काम चल रहा है। प्राइम कॉस्ट तो एक अमाउंट है, तो माल तो जहां पे काम चल रहा है वहीं पे जाएगा ना। तो अभी तक जो एंट्रियां सीखी है उन एंट्रीज को मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, जहां जहां पे प्राइम कॉस्ट सीखा था वहां पे प्राइम कॉस्ट नहीं है, वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस है। प्राइम कॉस्ट ढूंढ चुके हो तुम, बस ये मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ चुकी है, लेकिन वो आई कौन से अकाउंट में है? वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में आई। ठीक है, फिर से सीखते हैं, अभी तक जितना सीख लिया उतने को ही फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले माल खरीदा, स्टोर अकाउंट डेबिट टू GL। स्टोर से अगर बेटा मटेरियल डायरेक्ट गया तो किस कहां पर जाएगा सर? डायरेक्ट जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस पे, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बट जाएगा कहां पे? वर्क इन प्रोग्रेस में। चार्ज है वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर। फिर आप वेजेस की पेमेंट करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA। डायरेक्ट होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस, इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट करोगे, WIP डेबिट टू GLA। पेमेंट और चार्ज दोनों हो गया चार्ज। जैसे ही बेटा अगर आप अपने वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट ध्यान से देखो, यहां पर मैं बना के दिखाता हूं। अगर बेटा आप यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाते हो, तो अभी तक आपने अपने वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में पता है क्या क्या भेज दिया? आपने सबसे पहले भेजा 2, सबसे पहले आपने डायरेक्ट मटेरियल भेज दिया, दिख रहा है ऊपर वाले चित्र में। फिर आपने इसमें डायरेक्ट लेबर भी का खर्चा भी भेज दिया, फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी भेज दिए। तो ये तीनों मिला के कौन सी कॉस्ट बन गई थी बेटा? प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई है। फिर प्राइम कॉस्ट में अभी आपने क्या ऐड करा है? देखो फैक्ट्री ओवरहेड। तो बेटा जैसे ही आप एंट्री करोगे, देखो पहले तो अभी आपने को क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करनी पड़ेगी। खर्चा पे होगा फिर चार्ज होगा ना। तो पहले पेमेंट की एंट्री बताओ सर। कोई भी खर्चा पे होता है तो फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री होती है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉस्ट अकाउंट में एंट्री होगी यहाँ पर खर्चा अकाउंट डेबिट टू GLA। तो अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस तो लग गए हैं, वो तो डेबिट ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आपने इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया तो आपने एंट्री क्या करी सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा तो बढ़ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आ गए। इसके अलावा रिपेयर होगा, इंश्योरेंस होगा, बिजली का बिल भरोगे, वो सारे खर्चे भी तो पे करने हैं। तो पहले उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करोगे, एंट्री होगी। अरे GLA कैसे डेबिट हो रहा है बेटा? पहले पेमेंट तो करो। खर्चे की पेमेंट होती है बेटा, बैंक की पेमेंट थोड़ी होती है, बैंक से पेमेंट होती है। और स्टोर की पेमेंट नहीं करनी, खर्चे की पेमेंट करनी। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू GLA, खर्चे का नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स है। कहां से पैसे देते हो? GLA। हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है ना। कोई भी खर्चे की पेमेंट होगी, खर्चा अकाउंट डेबिट टू GLA। हाँ जी। तो बेटा एक होता है पेमेंट, जितना खर्चा आपने एक्चुअल में दे दिया। अब बात आती है बेटा, इसको कोस्ट शीट का पार्ट बनाना है। पहले आपने पेमेंट कर दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA। अब वो फैक्ट्री ओवरहेड किसका पार्ट बनेगा? जाके वर्किंग प्रोग्रेस में जुड़ेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऊपर आपके पास अभी तक क्या आ चुकी थी सर? प्राइम कॉस्ट आ चुकी है। देखो क्या आ चुकी है बेटा हमारे पास? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ गया। मुझे इस प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भेजने पड़ेंगे ना। यहाँ पर एंट्री क्या होगी सर? फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर भेजो, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपके पास प्राइम कॉस्ट भी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है। तो
तो आपके पास आ जाएगी बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि आपके इस अकाउंट में अभी तक ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं इतनी बात? सर एक बार फिर से बताओ बेटा। देखो, सबसे पहले आपने माल खरीदा, स्टोर डेबिट टू जीएल। माल डायरेक्ट था, वो प्राइम कॉस्ट में चला गया, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। इनडायरेक्ट था, वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर। फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ गया है। फिर आपने वेजेस की पेमेंट करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएल ने। फिर जो डायरेक्ट वेजेस थे वो प्राइम कॉस्ट में चले गए, वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस, और जो इनडायरेक्ट थे वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड और बढ़ गए। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो खर्चे थोड़ी हैं, और भी तो खर्चे होंगे। तो आपने और खर्चे, रेंट इंश्योरेंस, रिपेयर, पावर के खर्चे आपने भर दिए। उन सारे खर्चों की पेमेंट हुई, खर्चा अकाउंट डेबिट टू जीएल, और खर्चे का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड से अकाउंट डेबिट टू जीएल। फैक्ट्री ओवरहेड में बड़े सारे अमाउंट हो गए, ठीक है। अब इस खर्चे को चार्ज करना है। पेमेंट तो हो गई है, खर्चे को अब क्या करना है? चार्ज। तो बेटा जब हम चार्ज करेंगे तो ऊपर जाकर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जोड़ो। सर प्राइम कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में और चार्ज कर दिया, एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब एक बात बताओ, आपके पास अभी तक क्या आ चुका है ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस वाले अकाउंट के अंदर? अभी तक आपके पास कौन सा अमाउंट आ चुका है बेटा? देखो, प्राइम कॉस्ट एक एलिमेंट था, अब कहां तक पहुंच चुके हो वो बताओ ना। पर अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूँ, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, सारे एलिमेंट नहीं बताने, कहां तक पहुंच चुके हो कॉस्ट शीट के हिसाब से? अभी तक हम कहां पर पहुंच चुके हैं? अभी हम कहां तक पहुंचे बेटा? इस अकाउंट में क्या नजर आ रहा है? सर इस अकाउंट में अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नजर आ रही है। सही जवाब देना सीखना पड़ेगा बेटा, क्लास इंटरेक्टिव बनेगी, मजा आएगा। अभी तक हमारे पास क्या आ चुका है? सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है, दिख तो रहा है तुम्हारे को अकाउंट में नीचे। हाँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस में से क्या करना पड़ेगा मुझे नेट फैक्ट्री तक कॉस्ट तक पहुंचने के लिए? अभी तक कहां है? अभी तो निकाल लेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या चीज एडजस्ट करेगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर पहुंचे? इसके लिए मेरे को चाहिए बेटा, मैं तुम्हारे को पहली क्लास से बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट वाले चैप्टर से, कि भैया ये चैप्टर 3, ये जो फॉर्मेट है ये 3 चैप्टर में लगना है। फॉर्मेट तो यूं होना चाहिए, कॉस्ट शीट, कॉस्ट बुक कीपिंग और रिकंसिलिएशन, तीनों में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चाहिए मुझे। उसके बिना तो सवाल नहीं हो पाएंगे। ये तुम खुद ही देख लो, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके अंदर ही फॉर्मेट लग रहा है पूरा का पूरा। तो अभी तक मेरे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ चुकी है। सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं? सर हम ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो हमारे पास आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर एक बात बताओ, कोई भी अगर तुम अकाउंट बनाते हो आज तक, तो उस अकाउंट के मशीन का अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर मशीन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है कि नहीं होता? होता है। कोई भी अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जो ये वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट है, तो क्या इसके अंदर इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा? होगा सर, टू ओपनिंग यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी अकाउंट में इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपके वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में अभी तक तो कौन सी कॉस्ट आ गई थी? सर हमारे पास आ गया था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अभी अभी इसमें क्या ऐड हो गया? ओपनिंग, लेस क्या हो गया? क्लोजिंग। तो जो आप यहां से बेटा बैलेंसिंग फिगर बाहर निकालने वाले हो ना, वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही है। कौन सी कॉस्ट आ गई बेटा हमारे पास? कहानी समझ में आ रही है? ये जो बाहर गया है इसका नाम नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। कहां जाएगा वो तो अभी देख लेंगे, लेकिन जो बाहर निकला है उसका नाम क्या है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गया भाई कॉस्ट शीट में। अगला स्टेप बताओ, कॉस्ट शीट में नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या होता है? सर अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड लगाने, तो पहले पेमेंट करोगे फिर चार्ज करोगे ना? पहले पेमेंट करेंगे फिर चार्ज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की पेमेंट की एंट्री बताना। ये है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का अकाउंट। पेमेंट करेंगे पहले, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू, ये ले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट हो गए। यहां पर आपका एक्चुअल खर्चा आके बैठा हुआ है। अब आप इस खर्चे में से कॉस्ट अकाउंट में जाके खर्चा जोड़ोगे। जैसे ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? कौन सा खाता आ जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी इसके अंदर तुम्हारे को पता है क्या नजर आ रही? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है। अब बेटा अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात क्या करते हैं?
सर ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। बेटा इस खाते का नाम फिनिश गुड्स अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम क्या है पता है? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, जो माल वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट होकर निकल गया वो फिनिश गुड्स ही तो है, तो फिनिश गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो माल कंप्लीट होकर डब्ल्यूआईपी से बाहर निकला वो जाने का वाला है सर, वो जाने वाला है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। एंट्री बनेगी फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। जहां से माल गया वो क्रेडिट हो जाएगा। सर पहले तो क्या हो रहा था, माल बना रहे थे, हमने स्टोर से मटेरियल भेज दिया, वर्क डायरेक्ट वेजेस भेज दिए, फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिए, हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट को हमने बेटा माल कंप्लीट करके आगे भेजा, जैसे माल कंप्लीट करके भेजा वो फिनिश गुड्स में चला गया और फिनिश गुड्स बढ़ गया। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कम हो गया, अधूरा माल कम हो गया, फिनिश गुड्स हमारा बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिनिश गुड्स बढ़ा हुआ है सर, फिनिश गुड्स के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ऐड कर दी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दी। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेटा अगर ये फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट है तो क्या इसका इसी अकाउंट में इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा क्या? जैसे वर्किंग गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें था, तो ऐसी फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के अकाउंट में होगा। तो अभी तक अगर बेटा मैं इन दो चीजों को ऐड करके बोलूं, मैं यहां पर एक फिनिश गुड्स का अकाउंट बना के देता हूं। सर फिनिश गुड्स के अकाउंट में सबसे पहले पहले क्या हुआ सर, वर्क इन प्रोग्रेस में से माल आया, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो माल है जो इस बार कंप्लीट होके आया। फिर आपने लगाए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की पेमेंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो डेबिट हो गया उसको चार्ज कर देंगे, तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कम हो जाएंगे, फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टू फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा ये पता है क्या बन जाती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक कह रहा हूं मैं? क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है ना बेटा वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो फिनिश्ड गुड्स से जो बाहर निकलेगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहां पे जाएगा वो भी देख लेंगे, लेकिन जो निकलेगा वो है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताओ आगे क्या करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच चुके हो बेटा कोड शीट में। सर एक बारी नहीं वाली एंट्रियां रिवाइज करवा दो पहले, इतनी अभी तक एक बारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचते बेटा कोड शीट में। सबसे पहले पहले आपने बेटा मटेरियल मंगाया, एंट्री हुई स्टोर अकाउंट डेबिट टू जीएल। स्टोर बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होगा तो स्टोर ने तो कम होना चाहिए, इनडायरेक्ट कंज्यूम हो तो भी स्टोर ने कम होना, तो डायरेक्ट जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर। हाँ जी, डायरेक्ट जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, इनडायरेक्ट जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर। फिर आपने वेजेस की पेमेंट करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएल। डायरेक्ट जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस, इनडायरेक्ट जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। फिर आपने करी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट और चार्ज कंबाइन, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू जीएल। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बेटा सारे खर्चे आ चुके हैं, प्राइम कॉस्ट के आ चुके हैं। फिर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जीएल। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज करा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में प्राइम कॉस्ट भी आ चुकी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी आ चुके हैं, तो मेरे पास क्या आ चुकी है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट कर देंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट बाहर जाएगी, लेकिन जाएगी कहां पर? फिनिश गुड्स में। तो इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से जो माल कंप्लीट होगा वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। फिर फिनिश गुड्स आने के बाद बेटा आप क्या करते हो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पहले पेमेंट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएल, फिर उसको चार्ज करेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और फिनिश गुड्स के अकाउंट के अंदर बेटा उसका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। तो जो बाहर निकलेगा बेटा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जाएगा कहां पर ये बताओ? देखते हैं आगे। सर पहले ये बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे ही आप अगला खर्चा क्या लगाते हो बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगला खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। तो पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे पे करने पड़ेंगे, है ना? पेमेंट की एंट्री में तो किसी भी खर्चे को पे करने की क्या एंट्री होती है भाई? ये एंट्री तो पक्की होनी चाहिए। देखो कम से कम ये एंट्री तो गलत होनी नहीं चाहिए। खर्चा अकाउंट डेबिट टू जीएल। तो खर्चे का नाम है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
डेबिट टू GLA। बेटा ये हो गया आपका एक्चुअल खर्चा, ठीक है जी। अब सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहले आपने पेमेंट तो कर दी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू GLA, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही आप बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ते हो, आपके पास क्या आ जाता है? क्या कोई स्टॉक की एडजस्टमेंट बची है? कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं सर, सारे हो गए। कच्चा माल हो गया स्टोर में, अधूरा माल हो गया WIP में, पूरा माल हो गया फिनिश गुड्स के अंदर, और कोई माल बचा नहीं है। इस खाते का नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिनिश गुड से जो भी माल बाहर निकलेगा बेटा वो कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाएगा। जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से, लेकिन जाएगा कहां पर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बिकने के लिए चला गया, सीधी सी बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बेटा आपने सबसे पहले फिनिश गुड से जो माल बाहर गया वो कॉस्ट ऑफ सेल में एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स कम हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि माल तो बिक गया। माल जैसे ही बिक जाएगा तो फिनिश गुड्स का बैलेंस कम हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स, फिर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की पेमेंट करोगे, फिनिश सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, फिर आप उसको ऊपर चार्ज करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब आपके पास पूरी कॉस्ट ऑफ सेल आ चुकी है। अब क्या करें सर? सर कॉस्ट ऑफ सेल को बेचना पड़ेगा, पूरे माल को बेचेंगे, इसको बेचने के लिए भेजा जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कॉस्टिंग P&L। तो जैसे ही माल बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में आ गया, टोटल कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कॉस्टिंग P&L में। एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। समझ में आ रही है बात? तो अभी तक वैसे जैसे आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे 11वीं क्लास में, तो उसमें क्या होता है, डेबिट साइड पे सारे खर्चे लिखते थे। अब आपने सारे खर्चे अलग अलग खातों में लिख रखे, टोटल सीधा यहाँ पे डाल दिया P&L अकाउंट में। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पे फिर हम क्या लिखेंगे? सेल। तो डेबिट साइड पर आपके पास क्या आ चुकी है सर? टोटल कॉस्ट आ चुकी है। टोटल कॉस्ट आ चुकी है टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे इस माल को, मान लो बेटा आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो 10 लाख आ गई और आपने 10 लाख वाला माल 12 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो क्रेडिट साइड पे 12 लाख की सेल भी तो लिखनी पड़ेगी, और फिर नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा हमारे को? 2 लाख का। इन दोनों का नाम सीखना है बस। अब सेल को किस नाम से लिखेंगे और प्रॉफिट को किस नाम से लिखेंगे? कैसे सर? सेल का नाम क्यों बदलना है? बेटा देखो, जब आप ट्रेडिंग P&L यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में होते हो, तो आप सेल की क्या क्या एंट्री करते हो? सर हम पहले तो सेल की एंट्री करते हैं, चाहे वो बैंक हो या डेटर हो, टू सेल्स, राइट। मान लो 12 लाख की सेल आपने कर दी, फिर उसके बाद आप 12 लाख की सेल को बेटा, जो आपने सेल को क्रेडिट किया, फिर आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालो। तो सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग P&L। मैं यहां पर P&L अकाउंट लिख देता हूं 12 लाख। तो हुआ क्या बेटा, सेल 12 लाख से क्रेडिट हुई और 12 लाख से ही डेबिट हो गई। नेट एंट्री क्या बची? बैंक डेबिट टू P&L। तो बैंक डेटर की जगह बेटा, हम तो बैंक को डेटर लिखते नहीं, हम तो क्या लिखते? GLA। और टू P&L की जगह बेटा हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में होता है कॉस्टिंग P&L। कौन सा अकाउंट बनाया रखा हमने? तो जो सेल की एंट्री है ना बेटा, वो होती है GLA अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। तो यहां पर जो क्रेडिट साइड पे सेल लिखा हुआ है ना, सेल नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे GLA। क्या लिखेंगे? GLA अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? GLA। एंट्री क्लियर हो रही है? और अब 12 लाख की सेल में से 10 लाख की कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट तो आने वाला है। लेकिन उस प्रॉफिट का नाम क्या है सर? उस प्रॉफिट का नाम भी क्या होता है पता है? सेल भी GLA है और प्रॉफिट भी GLA है। सभी पर्सनल नेचर के अकाउंट्स की जगह GLA होता है। आप जब 11वीं क्लास में बेटा नेट प्रॉफिट निकालते थे, नेट प्रॉफिट को जाके कैपिटल में ऐड करते थे, याद है? नेट प्रॉफिट निकालते हो और कैपिटल में ऐड करते हो। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट है। अब जब वो पर्सनल अकाउंट है तो प्रॉफिट भी किसका हिस्सा बनने वाला? जाके पर्सनल अकाउंट का हिस्सा बनने वाला। तो वो भी किससे डिनोट होगा? GLA। सभी जनरल, सभी पर्सनल अकाउंट्स की जगह हमने किसका नाम लिखना है? GLA। कॉस्टिंग P&L टू GLA।
एक सेल की वैल्यू है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू, दो अलग अलग एंट्री है। सेल की एंट्री करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री क्या हुई थी सर? कॉस्टिंग पीएनएल टू कॉस्ट ऑफ सेल। फिर आपने सेल की एंट्री कर दी, सेल की एंट्री करी, कॉस्टिंग क्या, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट, सॉरी जीएलए अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। फिर जो नेट प्रॉफिट आया वो भी कहां पे चार्ज होगा? जीएलए में ही जाएगा, वो भी पर्सनल नेचर का अकाउंट, अकाउंट आपका टैली हो जाएगा ये वाला। सर लॉस आया तो क्या करेंगे? तो भी जीएलए में जाएगा, तो भी तो कैपिटल में से माइनस होता। सिर्फ सेल की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो सेल की एंट्री तो करी तो बेटे, ये सेल ही तो लिखिए 12 लाख रुपए। नोट में लिखना पड़ेगा, नोट में लिखना पड़ेगा मतलब। नहीं नहीं देखो, यहाँ पर आपने 12 लाख रुपए लेके जीएलए का जब अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर एक बारी 12 लाख भी आएगा, एक बारी लॉस या प्रॉफिट भी आएगा। जीएलए के अकाउंट के अंदर ये दोनों एंट्री जाएंगी कॉस्टिंग पीएनएल के नाम से। हाँ जी बेटा, जरा इस चित्र को ध्यान से देखो, यही चित्र है बेटा इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक तो एंट्री अभी हमने अलग से सीखनी है, अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट वगैरह, लॉस की एंट्रीज, लेकिन बेसिक एंट्रीज यही है। फिर से याद करते हैं बेटा, अब सारा चित्र हमारे सामने, सारी एंट्रीज कंप्लीट होंगी, कृपया सामने ध्यान दें, इसको अच्छे से याद करें। अगली कक्षा में सवाल करेंगे, आज कोई सवाल नहीं करने वाले हम। अगली क्लास तक ये चित्र याद होना चाहिए, एंट्री समझ में आनी होनी चाहिए। नहीं याद हो रही तो हाथ पे टैटू बना लो, लेकिन ये चित्र से ही होंगे सवाल, ठीक है। एंट्री मेरे ख्याल से वैसे तो समझ में आई होंगी। ऊपर ऊपर वाली पूरी की पूरी कोर्स शीट है बेटा, देखो ये पूरी की पूरी कोर्स शीट चल रही है। तो सबसे पहले बेटा हमने माल खरीदा, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जीएल। स्टोर में माल जो डायरेक्ट सा बेटा, वो अगर वो डायरेक्ट स्टोर में जो माल आया अगर वो डायरेक्टली कंज्यूम हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, इनडायरेक्ट हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर। फिर उसके बाद आपने वेजेस की पेमेंट करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएल। डायरेक्ट वेजेस होंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस, इनडायरेक्ट होंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। अभी तक मटेरियल और वेजेस लग चुके हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की दो एंट्री होती है वैसे तो, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए और फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कंबाइन एंट्री कर सकते हो, डब्ल्यूआईपी डेबिट टू जीएलए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब आपके पास प्राइम कॉस्ट आ चुकी है, फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड लगाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जीएलए, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जीएलए। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में से बेटा हम वर्क इन प्रोग्रेस के साथ जोड़ेंगे खर्चे को, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में ही ओपनिंग और क्लोजिंग भी एडजस्ट हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट और जाएगा कहां पे, फिनिश गुड्स में। यानी कि जो भी माल कंप्लीट हो जाएगा वो फिनिश गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। अधूरा माल कम हो जाएगा, पूरा माल बढ़ जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की पेमेंट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए, पेमेंट की एंट्री हो गई। फिर उसके बाद बेटा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम चार्ज करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी फिनिश गुड्स के अकाउंट के अंदर ही, उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग भी होगा। तो जो बाहर निकलेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा कहां पर, बिकने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की पेमेंट करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऊपर अब्सॉर्ब करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज करने की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर कॉस्ट ऑफ सेल को बेटा माल को टोटल कॉस्ट आ चुकी है, अब इसको सेल्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सेल्स के साथ कंपेयर करने के लिए कॉस्टिंग बिल में भेज देंगे, एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद अब मेरे पास कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गया है। फिर मुझे सेल की एंट्री करनी है। सेल की एंट्री बेटा हमने दो तरीके दो समझिए, पहले एक सेल की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू सेल्स, दूसरी होती है चार्ज की एंट्री सेल्स डेबिट टू पीएनएल। तो आपने बेटा एक बारी सेल को डेबिट किया है, एक बारी क्रेडिट किया है, नेट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू पीएनएल। तो बैंक और डेटर की जगह हम तो क्या लिख देते हैं बेटा, जीएलए, और पीएनएल की जगह हम लिख देते हैं कॉस्टिंग पीएनएल। तो आपकी एंट्री बन गई बेटा जीएलए अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री। अब आएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी बेटा पर्सनल नेचर का हो जाता है क्योंकि वो कैपिटल का ही पार्ट बनने वाला है, तो वो भी जीएलए में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो नीचे वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का अकाउंट के साथ भी हमने समझ लिया कि ऐसा ऐसा क्यों बन रहा है, वो कोर्स शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है जी, ये बेटा मैं इसकी ये जो फाइल है पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, तो आप आराम से अपने नोट्स बनाना, रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल करके चित्र बनाना, ठीक है, रजिस्टर को टेढ़ा करके ये बनाना है बेटा।